ठीक है, so if you have any doubts later on also you can watch this lecture. So ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, यहाँ पे हमने कल लेक्चर एंड किया था. ये पहले तो बताओ ड्रॉबैक वर्ड का मतलब क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉबैक? डिसएडवांटेज और यू कैन से हिंदी में बोल सकते हैं कमी. उसमें क्या कमी है? ड्रॉबैक एक्चुअली एक अप्रोप्रिएट वर्ड है इंग्लिश में. डिसएडवांटेज इज फॉल्ट, डीमेरिट, या यू कैन कॉल्ड अ डीमेरिट. डीमेरिट इज ऑल्सो वन सिनोनिम फॉर ड्रॉबैक. तो इसका मेजर ड्रॉबैक था कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. हाउ इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, ये हम समझेंगे. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, an atom consists of a heavy positively charged nucleus and the negatively charged electrons are revolving around it in circular path. Yes. So how is it possible that an atom is stable? Because look around you. Everything is made up of matter. Even yourself is made up of matter. Is everything around you, including yourself, self-destructing in any way? क्या खुद ये सब चीजें डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्ट्रक्ट हो रही है? नहीं हो रही है. मतलब सब चीजें स्टेबल है हमारे अराउंड. एवरीथिंग इज स्टेबल अराउंड अस. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, सो एटम मस्ट बी स्टेबल. दैट्स अ सिंपल लॉजिक. एटम डज नॉट डिस्ट्रॉय ऑन इट्स ओन, इसलिए एटम स्टेबल है. तो ये अजम्पशन तो मान के चलना पड़ेगा कि एटम स्टेबल है. और रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. लेकिन इससे कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने क्वेश्चन उठाए. ये क्वेश्चन क्या थे सुनो. Rutherford suggested that electrons are revolving around the nucleus when a particle, this is very important, when a particle moves in a circle, it experiences a force in a direction away from the center called centrifugal force of electron that counterbalances the force of attraction between the moving electron and the nucleus. तुम कभी वो एक छोटा सा राइड रहता है ना चिल्ड्रंस प्ले एरिया में, मेरी गो राउंड बोलते हैं उसको. आर यू श्योर अबाउट दैट? और वो वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं? फेरिस व्हील. फेरिस व्हील बोलते हैं इसको. मेरी गो राउंड ही बोलते हैं ना. ओके, सो मेरी गो राउंड में बैठे हो कभी? सो व्हेन यू गो राउंड यू एक्सपीरियंस दैट योर बॉडी इज बीइंग पुल्ड अवे. मतलब अगर तुम हाथ छोड़ दोगे तो तुम बाहर गिर जाओगे, ऐसा लगता है तुम्हें? फीलिंग आती है ऐसी? ओके. तो जिसने भी ये फीलिंग एक्सपीरियंस की है उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है, विच इज नॉट अ रियल फोर्स. इट्स अ सूडो फोर्स. इट इज अ नॉन रियल फोर्स. इट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मतलब वो सर्कुलर पाथ में घूमने वाली बॉडी को ऐसा लगता है कि वो सर्कल से दूर चली जाएगी. ठीक है. लेकिन और एक फोर्स है जो ये इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में बनाए रखता है. वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव. और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनकी टेंडेंसी बाहर जाने की, लेकिन बाहर वो उनको जाने नहीं दे रहा है. कौन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. ठीक है. However, the circular revolution of a charge is not expected to be stable. ये किसी और साइंटिस्ट ने एक काउंटर स्टेटमेंट दिया है. रदरफोर्ड के जो उसकी प्रपोज्ड थियरी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसको किसी साइंटिस्ट ने चैलेंज किया. उसने बोला कि सर्कुलर रिवोल्यूशन ऑफ अ चार्ज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल. If an object moves in a circular path, its motion is said to be accelerated. ये हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था फिजिक्स में. कोई भी सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट चलता है तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड होता है, भले वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है.
भले उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है लेकिन उसका डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता है, मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, जो तुम क्लास 12th में पढ़ोगे अगर साइंस लिया तो, according to electromagnetic theory of physics, if a charged particle undergoes accelerated motion, then it radiates energy or loses energy। मतलब इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में चल रहा है, और सर्कुलर पाथ में जब चार्ज पार्टिकल चलता है तो क्या होता है, वो एक्सेलरेट करता है, और जब वो एक्सेलरेट करता है तो क्या होता है, वो एनर्जी रेडिएट करता है। मतलब उसके पास जो भी एनर्जी है वो उसको वो रेडिएट करता है, गिव आउट करता है। जब उसकी एनर्जी कम होने लगती है तो वो जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस भी कम होने लगता है, मतलब वो छोटे छोटे सर्कल बनाने लगता है, और इन दी एंड उसकी एनर्जी वो रेडिएट करते 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 कहां पे गिर जाएगा, अंदर न्यूक्लियस में। और जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, और एटम पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एटम कभी डिस्ट्रॉय होता है? तो इसका मतलब है कि रदरफोर्ड के पास सारे आंसर नहीं थे। उसने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कैसे रिवॉल्व करते हैं ये आंसर उसके पास नहीं था। यही है ड्रॉबैक रदरफोर्ड्स मॉडल का। समझ में आया ड्रॉबैक? ड्रॉबैक क्या है रदरफोर्ड का? अजम्पशन रॉन्ग था? नहीं, अजम्पशन करेक्ट था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन उसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो इनकम्प्लीट थी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बाद आने वाले साइंटिस्ट, जिसमें सबसे मेन नाम है नील्स बोर। नील्स बोर ने इसके बाद जो आया है साइंटिस्ट, उसने बताया कि कैसे रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो अपनी एनर्जी रेडिएट ना करे और एक फिक्स्ड पाथ में घूमते रहे। रदरफोर्ड के हिसाब से तो वो रिवॉल्व करेंगे, लेकिन फिर वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो एनर्जी रेडिएट करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, एटम सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। सो रदरफोर्ड के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, रदरफोर्ड के पास वो डेटा नहीं था, वो रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए कि कैसे स्टेबल रहता है एटम। मतलब रदरफोर्ड के मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसको ऐसे हम बोल सकते हैं, एक लाइन में बोल सकते हैं, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, उसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने तुम्हें अभी बताया। To overcome the drawback of Rutherford's model of atom, Niels Bohr proposed a new model of atom which was based on new concepts. So Niels Bohr had his own calculations. And let me remind you, this is not the final theory which we are using right now. अब वो theory और change हो चुकी है, लेकिन रदरफोर्ड के बाद, मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद और एटॉमिक स्ट्रक्चर के मतलब एस्टेब्लिशमेंट के बाद, जो सबसे पहली स्टेबिलिटी की थियरी दी है वो नील्स बोर ने दी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, यूजीन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किए, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस और एटम का स्ट्रक्चर बता दिया, और नील्स बोर ने उसकी स्टेबिलिटी को प्रूव किया। बाकी कुछ नहीं किया नील्स बोर ने। नील्स बोर ने प्रूव किया कि सब कुछ सही है, स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं, एंड उसने दिया। सो ही मेड अ बोल्ड सजेशन दैट इलेक्ट्रॉन्स could revolve around the nucleus in certain circular paths called orbits or energy levels। ये नया कॉन्सेप्ट दिया उसने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन उनको रिवॉल्व करने के लिए कुछ फिक्स्ड पाथ्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स, या फिर एनर्जी लेवल्स, या फिर शेल्स। And every electron revolving in a particular orbit or energy level or a shell has got a fixed amount, a constant amount of energy, which it does not radiate, which it does not lose. So an electron revolving in a circular path neither loses energy nor gains energy. It goes on revolving in a circular path with constant energy. ये नील्स बोर ने बताया अपने कैलकुलेशन से।
सो अगर तुम 12th में जाओगे तुम्हें एक चैप्टर आएगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। सो एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में पूरा इसके कैलकुलेशन के पूरे प्रूफ्स है, मतलब नील्स बोर ने क्या कैलकुलेशन किए थे उसके पूरे मैथमेटिकल प्रूफ के साथ एक्सप्लेन किया है। यहां पे सिर्फ स्टेटमेंट लिख के छोड़ दिया है, बिकॉज यू आर नॉट येट रेडी टू अंडरस्टैंड ऑल दोज कैलकुलेशंस, बट यू विल इन क्लास 12th। As long as the electron remains in a particular orbit, it does not lose or radiate energy. Since the electrons do not lose energy while revolving around the nucleus in certain allowed orbits, they do not fall into the nucleus and hence atom remains stable. ये नील्स बोर की थियरी थी। अब समझ में आया एटम स्टेबल क्यों है? इलेक्ट्रॉन अभी भी घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, बट फिर भी वो स्टेबल है, एटम स्टेबल है बिकॉज इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करते, वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ, फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। सो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा समझते हैं। 1912 नील्स बोर, नील्स बोर वाज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लेट मी टेल यू अबाउट अदर्स, और उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। सो अभी तक जितने भी साइंटिस्ट का हमने नाम सुना है, चाहे वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो या जे थॉमसन हो, दीज वर very famous and very rich personalities of Europe, mostly UK or other countries of Europe. Niels Bohr was from US, America. He lived in New York and he was a middle class man, but he was a genius. ठीक है? So he went into the research of atomic science at that time, the atomic physics which was developing, and he made these discoveries. The other guys in UK, they were highly influential people, very close to the government, the British government, and the Queen. And they were given the titles such as Sir or Lord. तो रदरफोर्ड के आगे टाइटल भी लगता है लॉर्ड, लॉर्ड रदरफोर्ड, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम यूके। और उनको रॉयल्टी मिलती थी एक एक डिस्कवरी के पीछे, मतलब कुछ भी डिस्कवरी किया तो उनको रॉयल्टी मिलती थी, और वो रॉयल्टी में दे यूज टू गेट ह्यूज मैंशंस, लैंड अक्रॉस यूके। सो दे वर लाइक खानदानी रिच पीपल। दे डिड नॉट वरी अबाउट यू नो हाउ टू अर्न मनी और सैलरी। दे वर मतलब मल्टी मिलियनर्स एट दैट टाइम। दे हैड ह्यूज मैंशंस, पैलेसेस, सर्वेंट्स, उनके लेबोरेटरी, मतलब उनके नीचे उनके जो स्टूडेंट्स थे या फिर उनके जो डिसाइपल्स थे वही सारा काम करते थे आधा, ये लोग तो थोड़ा बहुत आइडिया यूज करते थे। सो दे वर ऑल वेरी वेरी हाईली वेल सेटल्ड पीपल, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी आर such working class people. We don't have time for discoveries. Lately तुम मुझे गिन के बताओ इंडियंस, even in other countries also, now people have become more working class, so we are more concerned with our jobs and our salaries and our money to earn and survive. We cannot think about these things, discovering something. उसके लिए तुम्हें टाइम, पेशेंस और तुम्हारे पीछे बैकिंग चाहिए। इनके पास थी, यूके के साइंटिस्ट के पास। इसमें कुछ नए लोग थे, जैसे नील्स बोर है, वो अमेरिकन था, नॉर्मल गाय, डिड अ ह्यूज थिंग। देयर वाज वन मोर गाय, आपने शायद सुना होगा उसके बारे में, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला इज वेरी फेमस पर्सनालिटी नाउ, सेम टाइम पे था निकोला टेस्ला भी। सो निकोला टेस्ला यूज टू डू जॉब फॉर दिस गाय। अपना ये इलेक्ट्रिक बल्ब किसने डिस्कवर किया? एडिसन। एडिसन की कंपनी में जॉब करता था निकोला टेस्ला, और एडिसन से ही पंगा ले लिया उसने, क्योंकि एडिसन की कंपनी वाज प्रमोटिंग डीसी करंट। निकोला टेस्ला वाज द फर्स्ट गाय टू प्रमोट एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। उसके ऊपर एक मूवी बनी है, द करंट वॉर, और उसका हीरो मतलब जो निकोला टेस्ला है, दैट इज बेनेडिक्ट कम्बरबैच। यू नो बेनेडिक्ट कम्बरबैच?
डॉक्टर स्ट्रेंज. सो इट्स अमेजिंग मूवी, निकोला टेस्ला वर्सेस एडिसन. उसका पूरा स्टोरी बताया. सो दीज आर रियल पीपल, दीज आर नॉट जस्ट नेम्स इन योर बुक. विकिपीडिया में जाके इनके बारे में देखोगे तब तुम्हें समझेगा. फिर कुछ दूसरे साइंटिस्ट है, जैसे कि न्यूटन तो खैर बहुत फेमस है, इट्स ही इज वेरी फेमस, बट देयर वाज दिस माइकल फैराडे. माइकल फैराडे वाज, ही वाज नॉट सो रिच, ही वाज वेरी पुअर. अंटिल द एज ऑफ 15 तो उसने घर पे ही पढ़ाई किया, लाइब्रेरी से बुक ले लेके पढ़ता था वो. ये सब स्टोरीज उनसे एसोसिएटेड है. एंड देन सडनली he started contributing to the field of physics and electricity, खास करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो लॉज ऑफ फैराडेज और सब कुछ उसके ऊपर है, माइकल फैराडे. So every name, if you Google and search on Wikipedia, you will know their history, life history, and that's really interesting to know. If you study with that perspective, this will come alive, this chapter. Otherwise it will be boring, just another chapter marks score करने के लिए. और यही मुझे पसंद नहीं है. ये जो मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना हमारी, मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ रहा हूं मैं. सर मेरे को तो रिजल्ट चाहिए सर. क्या करोगे रिजल्ट का यार? यू डोंट लव योर सब्जेक्ट, क्या करोगे रिजल्ट का? ये प्रॉब्लम है, ये इसको हमको चेंज करना है. मेरा तो पूरा आइडिया ही हुआ है, मेरे को रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता. और जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं बोलते हैं इसको मार्क्स कम आया, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है मेरे को. क्योंकि मैं यहाँ पे यार कुछ और काम कर रहा हूँ और तुम 2 मार्क्स लेके बैठ गए. सो डोंट डू दैट. मार्क्स लाओ, मार्क्स लाने के लिए इंटरेस्ट लाओ पहले, और अपना जो भी सब्जेक्ट है ना उसके साथ एक कनेक्शन बनाओ, एक रिलेशनशिप बनाओ. मार्क्स तो तुम्हारे टॉप पे ही रहेंगे फिर, लेकिन उसके साथ साथ एक नया स्टोरी शुरू होगा, तुम्हारे अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आगे तुम उसको लेके जा सकते हो. और डू इट होलसम. ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे तो यही सब्जेक्ट पसंद है, ये मेरे को नहीं पसंद है, ऐसा मत करो. जो भी है उसमें इंटरेस्ट लोगे तो तुम्हें पसंद आएगा. कोई लोग बोलते हैं मुझे हिस्ट्री नहीं पसंद. अब तुमने हिस्ट्री ठीक से पढ़ा ही नहीं, तुम्हें कैसे पसंद आएगा? तुम देखो हिस्ट्री में, देखो पहले क्या है. जैसे मैंने सुना है तुम्हारी बुक में रशियन रिवॉल्यूशन है. यू नो व्हाट काइंड ऑफ chapter, a subject is that, not a chapter, I'm sorry. What a story behind Russian revolution. जार बोलते हैं ना, किंग ऑफ रशिया को जार बोलते हैं. जार वॉज नॉट अ पर्सन, जो किंग ऑफ रशिया को जार बोलते हैं. नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आया है रशियन रिवॉल्यूशन, मेरा देख के दिमाग खराब हो गया. क्योंकि मैं आई एम नॉट अ हिस्ट्री स्टूडेंट, मुझे नहीं समझ में आता हिस्ट्री विस्ट्री, मुझे फालतू ही लगता है. लेकिन जब मैंने देखा, इंटरेस्ट लिया, एंड देन आई वाज टोटली इनटू इट. सो एवरी सब्जेक्ट, वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग एक्सेप्ट मैथ्स, क्योंकि वहां कोई स्टोरी नहीं होती. कोन का सरफेस एरिया ढूंढना इज वेरी बोरिंग बिकॉज इट्स एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स. वहां पे कोई कैरेक्टर नहीं, जिसकी कोई ह्यूमन फीलिंग्स नहीं होती. दैट इज डेड. मैथमेटिक्स इज अ डेड सब्जेक्ट, लेकिन हम उसमें भी जान डाल सकते हैं. ठीक है. सो ट्रीट एवरी सब्जेक्ट इन दैट वे, सो इट कम्स अलाइव एंड देन यू रिलेट विद इट. अदरवाइज इट्स बोरिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट नील्स बोर हियर. एटम, उसने क्या क्या बोला मैं बता रहा हूं. एटम हैज अ सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. द न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एटम. नो बिग डील, हमें पहले ही रदरफोर्ड ने यही बात बताई थी. ठीक है. सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स. दीज सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज ऑर्बिट्स और शेल्स. ये बात नील्स बोर ने नहीं बताई, ये हमें पहले पता नहीं था. ठीक है. ये जो पाथ्स होती है सर्कुलर पाथ, वो इमेजिनरी होती है, ऐसी कोई लाइन नहीं होती एटम के अराउंड. इमेजिनरी पाथ है सर्कुलर पाथ, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, therefore these orbits are also known as energy levels or energy shells. मीन्स अगर यहाँ पे फिगर में दिखा है तुम्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल, किसी भी शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. उस शेल में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होगी. उससे ऊपर वाला शेल, सेकंड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी हायर होगी, बिकॉज इट्स अ हायर शेल.
हायर एनर्जी लेवल, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने हायर शेल में चला जाएगा उसकी उतनी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जितना इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में रहेगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। न्यूक्लियस के पास घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस से दूर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमने नील्स बोर से सीखा। The orbits or energy shells are numbered as 1, 2, 3, 4 or K, L, M, N from the nucleus, and these are shown in the figure. As as long as an electron remains in a particular orbit, it does not lose or gain energy. जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ना तो एनर्जी गेन करेगा ना तो लूज करेगा। The change in energy of an electron takes place only when it jumps from one energy level to another energy level. So this is a new thing for you. Electrons can jump from one orbit to another. इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल जा सकते हैं, सेकंड टू थर्ड जा सकते हैं, वापस थर्ड टू सेकंड या सेकंड टू फर्स्ट भी आ सकते हैं। बट जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, अगर लोअर से हायर शेल में जंप कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर हायर टू लोअर शेल में जंप कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप among the shells and can also leave an atom. एटम को लीव कर सकते हैं ना, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो था उसने लीव कर दिया था, वो सोडियम आयन बन गया था, पॉजिटिवली चार्ज। वी ऑल नो दैट स्टोरी। एंड दैट वाज नील्स बोर्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो यहां पे अपना एटम कंफर्म हो गया, स्टेबल हो गया, उसका न्यूक्लियस, उसके अराउंड एनर्जी शेल्स जिसमें रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन। एक चीज याद रखनी है तुम्हें, शेल्स के नाम K, L, M, N. So he named it in such a way, not A, B, C, D, but starting from K. First shell is K shell. Second shell is L, then M, then N, and so on. K, L, M, N, O, P. Up to 7 shells are known so far to be existing around the nucleus. 7 shells. ये भी क्यों होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, बट अभी तो खैर ये टॉपिक नहीं है अपना। सो 1930 में हम आ चुके हैं। सो पूरा टाइमलाइन अब एंड होने वाला है, लेकिन अभी तक एक मेन मेंबर ऑफ द फैमिली मिसिंग है, न्यूट्रॉन। व्हाई वाज न्यूट्रॉन नॉट डिस्कवर्ड? द मेन रीजन बिहाइंड इट वाज अनचार्ज्ड। उसके पास चार्ज नहीं होता। चार्ज नहीं होता तो ना तो कैथोड रे के फॉर्म में ना तो एनोड रे के फॉर्म में, किसी भी रे के फॉर्म में तो वो दिखेगा ही नहीं। तो उसको डिस्कवर करने के पीछे एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ अकेले इनफ नहीं थे, उसको डिस्कवर करने के पीछे जो मेन रीजन था दैट वाज कैलकुलेशन। सो up to 1930 it was believed that atom consists of electrons and protons, out of which electrons have negligible mass. क्या बात, नहीं गाना बदने दो, नहीं सुन लेते ना पूरा, साइलेंट में रख। सिरी, इज माई फोन ऑन साइलेंट? सिरी अब बात नहीं करेगा ना तू? कम पैसा दिया था तेरे को खरीदने के लिए मैंने। सिरी, सिरी के बच्चे सुन रहे ही नहीं है बात, इग्नोर मार दिया मेरे को। तो 1930 तक तो कुछ समझ में नहीं आया न्यूट्रॉन्स के बारे में, बट एक कैलकुलेशन हुआ। व्हाट वाज दैट कैलकुलेशन? एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है नेग्लिजिबल। कार्बन का एग्जांपल लेते हैं, कार्बन का मास है 12 यूनिट्स, 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, हम लोग किलोग्राम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग यूनिट, जो मास का यूनिट यूज करेंगे फॉर एटॉमिक लेवल, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, दैट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। एटॉमिक मास यूनिट हमने यूज किया हुआ है ये पहले, कहां पे? मास ऑफ वन कार्बन एटम इज 12 यूनिट्स, यू रिमेंबर? It's molar mass. Yeah, no, molar mass is
gram molecular mass. Yeah, so that is 12 grams. But what we are talking about it is atomic mass. It's calculated in atomic mass unit, 12 units. ठीक है. लेकिन जब हमने उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है उसका पता लगाया, मतलब साइंटिस्ट ने, तो उनको पता चला 6 प्रोटॉन्स है. इट हैज जस्ट 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसका मास होना चाहिए 6, लेकिन कैलकुलेशन पे आया 12. फिर ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, तो ऑक्सीजन में भी देर आर 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स. 8 है ना? हाँ सही है, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन मास कैलकुलेट किया तो आया 16. तो साइंटिस्ट्स ने सोचा, साइंटिस्ट में इसमें जो एक नाम है, लेट मी टेल यू, इज अ वेरी फेमस नेम, चैडविक, जेम्स चैडविक. जेम्स चैडविक ने 1932 में ये कैलकुलेशन को उसने क्रैक किया और उसने ये पैटर्न निकाली कि जितने भी मासेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली डबल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इसका मतलब है कि कुछ और भी पार्टिकल्स है जो हम मिस आउट कर रहे हैं, जो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, और ये पार्टिकल्स के पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए मिस आउट हो गए. So these particles are uncharged particles which are also present in the nucleus of an atom. Uncharged particles. But their mass is equal to, approximately or roughly equal to, mass of one proton. So since these particles are uncharged, neutral, they were given the name neutrons. Neutrons were also believed to be present inside the nucleus. तो न्यूक्लियस में और एक मेंबर अब ऐड हो गया, प्रोटॉन्स के साथ साथ क्या आ गया अभी? न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स was one more addition in 1932 to the member of subatomic particles. So now total we have 3 subatomic particles, the first one being electrons. इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना है? 1 नेग्लिजिबल, 1/1840, नेग्लिजिबल ही बोलते हैं हम लोग उसको. उसका रिलेटिव चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, मास और चार्ज. अब आते हैं हम प्रोटॉन पे. प्रोटॉन का रिलेटिव मास कितना है? 1 यूनिट. 1 यूनिट. प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज कितना है? +1. +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. फिर आता है न्यूट्रॉन, रिलेटिव मास कितना है? 1 यूनिट. और रिलेटिव चार्ज कितना है? 0. डज नॉट हैव एनी चार्ज. सो दीज आर द 3 पार्टिकल्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स. ये जेम्स चैडविक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया, पता लगाया इसके बारे में. So this is the table which lists all the 3 fundamental particles with their symbol, the nature, the relative mass, the actual mass, the charge and the charge in Coulomb. ये टेबल तुम्हें लर्न करना है. ठीक है, ये कल मैंने ऑलरेडी जो पीडीएफ भेजी है तुमको, उसके अंदर ये पूरा टेबल है. इसको तुम ड्रॉ करके लर्न कर लेना, क्योंकि आज जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे सारे इसके आंसर इसमें मिल जाएंगे तुम्हें. राइट? ओके, कूल. क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं, इसके लिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए. अब आते हैं दो नई चीजों पे जो हमको समझनी है. आई थिंक इसमें से तुम जानते हो एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के में पढ़ा था हमने. अगर नहीं पढ़ा था या भूल चुके हो तो मैं फिर से बताता हूं. लेट मी टेल यू इन माय वे सो दैट वी कैन फिनिश इट क्विकली. सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है वो है Z, कैपिटल Z. एटॉमिक नंबर कैपिटल Z. एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम. या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हो गया तुम्हारा एटॉमिक नंबर. इसके बाद आता है मास नंबर.
एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास भी बोलते हैं इसको। इसका सिंबल है कैपिटल ए। ठीक है। मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका मास। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हें मास नंबर मिल जाएगा। तो ये दो यू कैन से हर एक एटम का डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हर एक एटम के लिए मोस्टली यूनिक होता है। इसमें से सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है एटॉमिक नंबर। दिस इज लाइक रोल नंबर ऑफ एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास, जो यूनिक होता है। किसी दो बच्चे का एक रोल नंबर होता है? नहीं होता। किसी एक रोल नंबर वाले दो बच्चे होते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। हर एक रोल नंबर के लिए यूनिक बच्चा है एक क्लासरूम में। ठीक है। तो ये क्लासरूम है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स है 118 अप टू नाउ। ठीक है। वो 118 एलिमेंट्स के हर एक के यूनिक रोल नंबर से, वो रोल नंबर मतलब एटॉमिक नंबर। रोल नंबर 1 कौन है? वेरी गुड। रोल नंबर 2? हाँ, ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बोरॉन। क्या बात है, वेरी नाइस। तो ऐसे पूरे पीरियोडिक टेबल को तुम्हें लर्न नहीं करना है, 118 नहीं, 1 to 20। अप टू क्लास 10 हमें से 1 to 20 पे फोकस करना है। एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर 20 कौन है? कैल्शियम। इट्स कैल्शियम। तो हाइड्रोजन से कैल्शियम तक हमारा स्कोप ऑफ सिलेबस में है। ठीक है। दूसरे भी चीजें हम पढ़ेंगे उनके बारे में, लेकिन नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब हमें सिर्फ 1 to 20 तक पे ही फोकस करना है। ठीक है। सो ये दो चीजें हमें पढ़नी है। अब मैं एग्जांपल से बताता हूं तुम्हें। सपोज एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है एक्स। सिंबल तो पता होगा ना तुम्हें, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। एक्स है सपोज, समझ लो। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं ए और यहां पे लिखते हैं जेड, या फिर कभी कभी ऐसे लिखते हैं ए और जेड, या फिर किसी किसी बुक में ऐसा लिखा होता है ए और जेड। ठीक है। ये तीनों करेक्ट है, ये तीनों में कोई गलती नहीं है। ऐसा मत बोलना कि ये गलत है या ये गलत है। अब तुम कोई आईजीसीएसई की बुक, मतलब इंटरनेशनल कैम्ब्रिज बोर्ड या उनकी बुक उठा लोगे तो तुम्हें कुछ और मिलेगा सिंबल। तुम्हारी बुक में कुछ और है, रेफरेंस बुक में कुछ और होगा, आईसीएसई कुछ और देगा, किसी किसी में सेम भी हो सकता है। बट दे ऑल आर करेक्ट। दीज आर ऑल द वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिंबल ऑफ एन एलिमेंट विथ द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम, बिकॉज दैट्स वेरी फेमस। सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ पहले। 11। फ्लोरीन है 9, सोडियम है 11। एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का? ये हमने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में, जो अभी तक बहुत लोगों को लर्न नहीं हुआ है। आई एम सरप्राइज। और उसका जो मास है, एटॉमिक मास, मास नंबर, हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, 23। ऐसे सोडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सोडियम 23 11। गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसा देख के क्या समझ में आता है कि 23 क्या है सोडियम का? मास नंबर। और 11 क्या है? दिखता है ना? ठीक है, समझ में आता है ये देख के। चलो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो। ठीक है, बन गया। एक्स लिखा है बिकॉज तुम्हें ही पहचानना है कि कौन है एक्स। ओह सॉरी। रेज योर हैंड, डोंट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्टिंग अलाउड ही नहीं है। ठीक है।
सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट एक्स? दो हाथ, तीन हाथ, चार, पांच, छ, सात, आठ। संजोत, वेरी गुड। व्हाट इज द मास नंबर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेज योर हैंड। आइडेंटिफाई द एलिमेंट। वेरी वेल, वेरी, आई एम इम्प्रेस्ड। I am impressed by 2-3 people here. Very good. Team Pritha Tanvi. पास कर रहे हो या गलत जवाब? यस, बैंग ऑन। एल्यूमिनियम, इट इज एल्यूमिनियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, मास नंबर होता है 27। भूल चुके हो, बहुत लोग भूल गए। ठीक है, अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। रेज योर हैंड। आर्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मृण्मयी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एनीवन? तन्वी, 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 प्रोटीन। 14, करेक्ट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये एक फॉर्मूला है, सो दिस यू कैन रिमेंबर फॉर इमरजेंसी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना है तो क्या करेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। बाकी तो ठीक है। ए मतलब आई एम सॉरी, जेड जो होता है दैट इज एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू पी एन ई। बट एन अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? ए माइनस जेड। और एक क्वेश्चन करें, ऐसे ही करते हैं। अच्छा, एक तो क्वेश्चन रह गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। वेरी गुड, दो लोग रेडी है, तीन लोग ओके, यस, वेरी नाइस, चार लोग, बहुत बढ़िया। 2,8,3, वेल डन। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भूल चुके हैं लोग। सब नजर है मेरी तुम लोगों पे, तुम लोग का राइट टाइम पे। सर, यस, हु इज दिस? सर ये फर्स्ट शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन क्यों रहते सर? बताता हूँ यार, बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करनी पड़ेगी। मैंने बताया था 2n² फॉर्मूला, ये सब कुछ बताया था मैंने, फिर से सिखाता हूँ। ठीक है, एक्स, अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे मेरे दिमाग में। X 1531, टेल मी Z, A, P, E, N, सब कुछ बताना है, एलिमेंट का नाम भी बताना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वन बाय, यस सर, Z, ओके, कूल, यस, हु इज, सॉरी, हाँ सही तो है, 1531। मैंने उल्टा लिखा है क्या? नहीं, मैंने भी सही लिखा है।
बिल्कुल सही लिखा है, सब कुछ सही है। ऊपर ए होता है, नीचे जेड होता है, नीचे जो है वो 15 है, ऊपर वाला 30, बिल्कुल सही। देखो, ऊपर ए नीचे जेड। हाँ, ऊपर ए नीचे जेड, सही तो है। हाँ भाई आदित्य, पी प्लस प्रोटॉन्स। अभी तो बताया था मैंने आदित्य। मृण्मयी, क्यों? वाई? Atomic number is equal to the number of protons. Atomic number over here is Z, which is 15, so number of proton is also 15. Number of electron? तुम्हें क्या लगा, तुम नहीं हो क्लास में? उनका ही क्लास चल रहा है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। संजोत, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता। पृथा तन्वी, कौन सा एलिमेंट है ये? पता? एक से एक आगे चली गई तू। फॉस्फोरस का सिंबल क्या है? वेरी गुड, फॉस्फोरस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन संजोत। 5, सही है। 285 करेक्ट। क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या कंफ्यूजन है? प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड दे आर ऑल इक्वल टू जेड। क्या कंफ्यूजन है इसमें? क्वेश्चन पूछो, मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। बताओ। एटॉमिक नंबर Z होता है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास नंबर A होता है विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और मैंने एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया था, क्या था? N इज इक्वल टू, दिस इज ओनली फॉर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये क्या है? सिंबल। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। अभी अनिकेत ने क्वेश्चन पूछा था कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो नील्स बोर ने ये फॉर्मूला बताया था सबसे पहले, और ये फॉर्मूला है 2n², वेर n इज द नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में n कितना होगा? ठीक है, अगर n 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी देयर इन द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी 2 इंटू 1² विच इज इक्वल टू 2। जब n 2 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेकेंड ऑर्बिट विल बी 2 इंटू 2² विच इज इक्वल टू 8 मैक्सिमम। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा 8 ही होंगे, 8 से कम भी हो सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना है? फर्स्ट शेल को फिल करना है। फिल हो गया, फिर सेकंड शेल में जाना है, बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन है सेकंड में डालने हैं। फिर वो भी फिल हो गया तो फिर थर्ड शेल में जाना है। ठीक है, सो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन बताएगा? 2 into 3² दैट इज 18 एंड सो ऑन। तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये है। एंड दिस इज द फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इज ओवर रूलिंग द रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल कैन ऑक्यूपाई maximum
of 8 electrons if it is second, third, fourth or fifth shell, or 2 electrons if it is the first shell. ठीक है, ठंड लग रही है. ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने हो सकते हैं? 8. 8 से ज्यादा नहीं हो सकते. मतलब हमने बोला थर्ड शेल में 18 होंगे, सही बात है, लेकिन अगर थर्ड आउटर मोस्ट हुआ तो उसमें कितने होंगे? 8. इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, वेरी गुड एग्जांपल, विच इज ऑफ कैल्शियम. सो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और मास नंबर है 40. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं. सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए फर्स्ट शेल में, बचे कितने? 18. फिर हमने डाले 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में, बचे कितने? 10. अब हम लोग 10 नहीं लिख सकते, 18 आ सकते हैं थर्ड शेल में मैक्सिमम, लेकिन ये थर्ड शेल तो फाइनल शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो हम 8 डाल देंगे. लेकिन जैसे ही 8 डालते हैं तो ये आउटर मोस्ट शेल नहीं रहता. अब ये बन जाता है सेकेंड लास्ट शेल, पेन अल्टीमेट शेल, और तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे? 2. मतलब हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई. आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी आ गए और इलेक्ट्रॉन सारे डिवाइड भी हो गए इक्वली. So this is how electronic configuration is carried out. From atomic number 1 to 20 it's very simple, but then comes the transition elements. Transition metals जो होते हैं, जिसमें तुम्हारा heavy metals, heavy तो नहीं बोल सकते but medium density metals बोल सकते हैं उसको. Medium density metals में तुम्हारे आयन है, गोल्ड है, कॉपर है, निकल है, क्रोमियम है, जिंक है. ये जितने भी मेटल्स हैं, हम जो केमिस्ट्री में काफी पढ़ने वाले हैं उनके बारे में, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के. तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने का तरीका अलग है. एक साइंटिस्ट था जिसको बोलते हैं ऑफ बाउ, जिसका नाम है ऑफ बाउ. ऑफ बाउ प्रिंसिपल था एक, उसने एसपीडीएफ मेथड बताया. एसपीडीएफ मेथड से हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ढूंढते हैं, जो हमको नहीं ढूंढना है. हमको किस पे फोकस करना है? एटॉमिक नंबर 1 to 20, और उसका, उसमें कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही मेथड से आ जाता है, नील्स बोर वाली मेथड से. तो वी हैव टू फोकस ऑन नील्स बोर मेथड, नॉट ऑन ट्रांजिशन एलिमेंट. सो एटॉमिक नंबर 1 to 20 विल बी आवर टारगेट. ठीक है, सो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. चलो चैप्टर खत्म कर देते हैं अभी. मास नंबर ये सब हो गया. AZ करेक्ट. ऐसा एक टेबल मैंने लास्ट चैप्टर में भी दिया था तुमको, लेकिन उसमें ये मास नंबर एटॉमिक नंबर नहीं था, उसमें सिर्फ एटॉमिक मास था यूनिट्स में. ठीक है, 1 to 20 का, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी था. इसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी है. तो ये तुम अपने आप भी एक ऐसा टेबल बना सकते हो फॉर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20. ये तुम्हारा होमवर्क है. तुम्हें एक चार्ट बनाना है, चार्ट मतलब बुक में ही बनाना है, चार्ट पेपर पे नहीं. ठीक है, उसमें एटॉमिक नंबर 1 to 20 सारे एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, सबके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पूरा रेडी करना है. ठीक है, सिंबल भी लिख लेना नाम के आगे, जैसे इन लोगों ने लिखा है, ताकि तुम्हें लर्न हो जाए. 1 to 20 तो लर्न करना है. ठीक है, पार्ट 2 पे जाते हैं फटाफट, एंड देन विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स. ये भी हमने पढ़ा 2n². सो दिस इज हाउ द एटम इज ड्रॉन. बीच में क्या बनाया है वो लोगों ने? न्यूक्लियस. उसमें क्या साइन दिए? Q+, क्योंकि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. व्हाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड? बट इट हैज न्यूट्रॉन्स आल्सो.
Neutrons are neutral, so the overall charge in nucleus is positive. That's why plus sign. And then there are shells, और shells के अंदर electrons दिखाए हैं वो लोग. So this is how you draw an atom basically. Yeah, this is what I was talking about. ये मैं चार्ट बनाने की बात कर रहा था तुम्हारे लिए, जो रेडीमेड है, अभी मत बनाना. कहाँ तक दिया है देखो ये लोग ने. अरे रे रे रे, चार्ट तो बनाना पड़ेगा. हाँ, 2 मिसिंग है ना, उसके लिए चार्ट बनाना पड़ेगा. 2 के लिए पूरा चार्ट नहीं. क्या क्या है इसमें? नेम है, सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी भी है. वैलेंसी क्या होती है, कोई बता पाएगा? तुम लोग का इतना क्विज लेके बेइज्जती की थी, याद नहीं है किसी को? चैप्टर नंबर 3 की, तो तुम्हें वैलेंसी याद नहीं है? सिर्फ मृण्मयी को याद है, और प्रियांश ना, प्रियांश नाम है तुम्हारा, या प्रियांशु? सिर्फ प्रियांश. ये प्रियांश है ना, प्रियांश, उसका भाई मेरा स्टूडेंट था, इससे भी खतरनाक था. कंप्यूटर बिठा दिया है किसी ने अगर मेरे क्लासरूम में. तनिष्क नाम था उसका. सीबीएसई कितने साल पहले पास किया उसने? 3-4 साल पहले, 4 साल पहले. बोर्ड में मैथ्स में 100 और 100 लेके आया बोर्ड में. डीएवी का बच्चा था. तू भी डीए नहीं, तू तू इधर क्यों, तू डीएवी में क्यों नहीं गया रे? गधे लोग हैं यार. तू छोटा था. अबे केस कर दे उनके ऊपर, उनको बोल मैं क्या हूं तुमको पता है क्या अभी? बेचारा देखो क्या है ये डीएवी यार, तुम लोग क्या है एटीट्यूड. एक साल का तो नहीं होगा तू. 1 साल में तो बोलना भी नहीं आता बच्चों को, कुछ भी पका रहा है ये. पकड़ा गया है, फेंक रहा है तू. मतलब तू छोटा था बहुत. बदला लेना चाहिए तेरे को, बदला. हाँ मतलब 1 या 3 हो. उसने चाइल्डहुड की जगह 1 साल बोल दिया. बचपन, बचपन में गया था वो. बचपन में जब वो छोटा था तब गया था वो इंटरव्यू देने. सो प्रियांश, तेरे को तेरे भाई को गलत प्रूव करना है. तेरा भाई मैथ्स में 100 लाया था, तू 3 मेन सब्जेक्ट में 100 लेके आ, मैथ्स, साइंस और एसएसटी. और एसएसटी को हेट करता है. एसएसटी में नफरत है उसको, क्योंकि उसके भाई को भी थी. नहीं, लेकिन अपने को एसएसटी में करके दिखाना है कुछ. ठीक है, तू करेगा. नहीं करना पड़ता यार, मैंने अभी बताया तुमको. थोड़ा इंटरेस्ट लो, उसमें भी स्टोरी होती है, एंड देर इज अ वे ऑफ राइटिंग आंसर. थोड़ा बुक वुक पढ़ा करो थोड़ा. क्या पढ़ता है, कुछ किताब पढ़ता है क्या? अच्छा, उर्मी मैम को बुलाता हूँ. उर्मी मैम के होनहार बच्चे, ये लड़कियां हैं ना सब, तेरे बाजू में देखो 2, पूछो उनसे, वो सब चैंपियन है. एसएसटी, तेरे को तो एसएसटी में तो अभी 80 on 80. देखो इधर, इधर देखो, 80 on 80 बाल भारती. ये प्रिथा, प्रिथा. एसएसटी नहीं आता मुझे, 80 on 80 जरूर आता है. अबे जा, अरे जा. अच्छा, घर पे बैठ के दिया था क्या ऑनलाइन? अच्छा, इसके लिए. नहीं नहीं, फिर भी यार आया तो बड़ी बात है ना, एक्नॉलेजमेंट तो मिलना ही चाहिए. ठीक है, ओके. सो ये चार्ट हो गया. हाँ, वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है बताओ यार. सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज टेल मी. Number of atoms donated or accepted by, number of electrons donated or accepted by an element to complete its outermost shell.
is known as the valency of that particular atom element. So valency can be positive and negative both. Positive valency क्यों होती है? When any atom donates or loses an extra electron present in its outermost shell. So how many maximum electron can an atom donate? 4 रेयरली होता है, ऐसा नहीं होता है, रेयरली होता है कार्बन के फॉर्म में. कितना बोला तुमने? 3. सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. सो एटम्स लूजेस 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स. गेन कितना कर सकता है? ये 4 वाला तो शेयरिंग में ही जाता है जनरली, तो हम लोग उसमें भी गेन में भी 3 ही बोलते हैं. 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, या फिर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है या डोनेट कर सकता है. ये हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? 1 to 20, एटॉमिक नंबर 1 to 20, क्योंकि ये जनरलाइजेशन में बोल रहा हूं मैं, इसमें भी एक्सेप्शंस होंगे. आई डोंट वांट टू काउंट एक्सेप्शन, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 to 20 पे फोकस करूंगा. हाँ, तो मेटल्स 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं. और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स मोस्टली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जिस एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरली शेयरिंग करते हैं, तो हम लोग उनके टर्म्स में वैलेंसी नहीं बोलते. बट यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 दी गई है, तो कार्बन कभी कभी कार्बाइड बनाता है, बट दैट्स रेयर केसेस, नॉट ऑलवेज. सो वो 4 में 1 to 20. उसके बाद वेरिएबल वैलेंसी होती है. हाँ, वो थोड़ा सा पेचीदा मामला है. ठीक. वैलेंसी हम बात कर रहे थे और इधर पढ़ा रहे हैं लोग. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आइसोटोप्स. चैप्टर खत्म होने आया. आइसोटोप्स. सो आइसोटोप्स की डेफिनेशन देख लो क्या है, फिर मैं आइसोटोप्स के बारे में और बात करता हूं. आइसोटोप्स are the atoms of the same element which have same atomic number but different mass number. Same atomic number but different mass number and atoms of the same element. ठीक है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, ड्रॉ करके उन्होंने बताया है. You see over here, this is, can you recollect which atom is this, which element? This is hydrogen. What about this? Hydrogen. And this is also hydrogen. Why? Because each of them has 1 electron in the outermost shell or the first shell and 1 proton in the nucleus. मतलब उसका Z कितना है? ये तीनों का Z कितना है? Z1 किसका होता है? रोल नंबर 1. मतलब ये तीनों हाइड्रोजन है. फर्क क्या है तीनों में? पहले वाले में 0 न्यूट्रॉन है, फिर 1 न्यूट्रॉन है दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में 2 न्यूट्रॉन है. मतलब इनके प्रोटॉन्स सेम है, इलेक्ट्रॉन्स सेम है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स में फर्क है. मतलब एटॉमिक नंबर सेम है तीनों का, रोल नंबर सेम है तीनों का, एलिमेंट भी तीनों सेम है, मतलब हाइड्रोजन ही है, लेकिन उनके मासेस अलग अलग है. पहले वाले का मास कितना है? 1. 0 कैसे? 1 + 0 1 होता है. 1 प्रोटॉन + 0 न्यूट्रॉन इज 1. दूसरे का मास कितना है? 2. और तीसरे का मास, तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं प्रोटियम, फर्स्ट वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं प्रोटियम क्योंकि सिर्फ एक प्रोटॉन होता है. दूसरे वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं ड्यूटेरियम. तीसरे वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं ट्रीटियम. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम. दीज 3 आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. आइसोटोप्स क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हाइड्रोजन which has same atomic number 1 in this case but different mass numbers. What are the different mass number? 1, 2 and 3. So what are the names? Protium, deuterium and tritium. अब क्वेश्चन कैसे आएगा? Name 3 isotopes of hydrogen. क्या बोलोगे? Protium, deuterium, tritium. ठीक है. Name 3 isotopes of hydrogen and state their atomic masses. So protium atomic mass 1,
ड्यूटेरियम 2, ट्रीटियम 3. ठीक है. What are the electronic configuration of the 3 isotopes of hydrogen? Each has the electronic configuration of 1 because their atomic numbers are the same. Masses are different. ठीक है. फिर state the number of neutrons in each isotope of hydrogen. 0 in protium, 1 in deuterium and 2 in tritium. ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे. तो इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है तुम्हें. ये जो आइसोटोप्स होते हैं ना, आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर. इसकी वजह से सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी. किसकी? आइसोटोप्स की. मतलब वो तीनों हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स देखे ना हमने, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. तीनों केमिकली सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि उनका मास अलग अलग है इसलिए उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? मास, फिर डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सो ऑन. जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है तीनों की अलग अलग होगी, लेकिन केमिकली वो तीनों एक ही है. क्या है? हाइड्रोजन. Physically, they might be little different. One might be heavier than the other. Which is the most heaviest of all the 3 isotopes of hydrogen? Tritium. I'm sorry, tritium. Then arrange the isotopes of hydrogen according to their masses in ascending order. Ascending. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम. ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मासेस कंपेयर कर सकते हो तुम. क्यों? क्योंकि मासेस अलग है. क्यों मास अलग है? क्योंकि वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है. और क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है? क्योंकि उसका न्यूट्रॉन में फर्क है. फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करता है? मास, मतलब मास नंबर. और केमिकल प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करता है? एटॉमिक नंबर. इसलिए एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी. आइसोटोप्स का यही सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है. तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने आइसोटोप्स का. सो सिर्फ हाइड्रोजन के नहीं होते आइसोटोप्स, ऐसे दूसरे एलिमेंट्स भी है जिसके आइसोटोप्स होते हैं. एक है दूसरा कार्बन. एक होता है कार्बन 12, 1/12 ऑफ अ मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम. हमने पढ़ा हुआ है ना कार्बन 12, जो सबसे कॉमनली फाउंड है. और दूसरा है रेडियो एक्टिव कार्बन, कार्बन 14, जो कार्बन डेटिंग में यूज होता है. कार्बन डेटिंग पता है तुम्हें? फॉसिल्स होते हैं ना, फॉसिल्स. आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो फॉसिल्स, डायनासोर के फॉसिल्स या फिर ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उधर जो फॉसिल्स मिलते हैं ना, वो फॉसिल्स के ऊपर जो कितना पुराना फॉसिल है ये मुझे पता लगाना है. तो एक प्रोसेस होता है केमिस्ट्री में जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग से पता लगा सकते हैं हाउ ओल्ड इज दैट फॉसिल इफ इट वाज वंस लिविंग बीइंग. अगर वो लिविंग बीइंग का फॉसिल था वंस, तो उससे इजीली हम पता लगा सकते हैं ये कितने सालों पहले जिंदा था. कार्बन डेटिंग प्रोसेस से होता है. और वो कार्बन डेटिंग में जो कार्बन यूज होता है दैट इज द रेडियो एक्टिव कार्बन, C14, कार्बन 14. तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स है, C12, C14. हाइड्रोजन के 3 हो गए. और सबसे इंपॉर्टेंट वाला बताता हूं मैं तुम्हें, कुछ याद करो ना करो ये तो याद तुम्हें करना ही पड़ेगा, और इसका नाम है क्लोरीन. हाँ बोलना, डाउट है कुछ? नहीं. अच्छा. तो हमारे एग्जिस्टेंस में 2 टाइप के क्लोरीन पाए जाते हैं. 2 टाइप के. एक क्लोरीन है. अच्छा, पहले सिमिलैरिटी की बात करते हैं. दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा. एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, कोई बता सकता है? वेरी गुड. कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स यार, 17. इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वेरी गुड. ठीक है. सो ये दोनों सेम है, केमिकली दोनों सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है. लेकिन
एक का मास होता है 35 और दूसरे का मास होता है 37। देखा, मास अलग अलग है। क्यों मास अलग है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज a माइनस जेड कितना हो जाएगा? 18। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? इसमें 20 न्यूट्रॉन्स है, इसमें 18 न्यूट्रॉन्स है, इसलिए ये थोड़ा हैवी है, ये थोड़ा लाइट है। तो हमारे अराउंड एग्जिस्टेंस में, नेचर में, ये दो टाइप के क्लोरीन पाए जाते हैं। और जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि ये दोनों टाइप के क्लोरीन किस रेशियो में पाए जाते हैं, तो उनको पता चला कि ये जो 18 वाला क्लोरीन है, it is available by the abundance of 75% in our nature। 75% यही टाइप का क्लोरीन। एंड ये वाला जो क्लोरीन है दैट इज अवेलेबल बाय द अबंडेंस ऑफ 25%। मतलब टोटल क्लोरीन जितना भी हमारे अर्थ पे या एग्जिस्टेंस में अवेलेबल है, उसमें से 3/4 का एटॉमिक मास 35 है और 1/4 का एटॉमिक मास 37 है। 3/4 के पास 18 न्यूट्रॉन्स है और 1/4 के पास 20 न्यूट्रॉन्स। तो अब प्रॉब्लम आया कि जब हम क्लोरीन का मास गिनेंगे तो कौन सा मास गिनेंगे? मतलब जब हमें क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखना है, नंबर ए, तो क्या लिखेंगे? क्योंकि अगर मैं क्लोरीन इकट्ठा करता हूं एटमॉस्फेयर से या कहीं से भी मैं क्लोरीन बनाता हूं, इट कुड बी द one which is heavier or the one which is lighter or the mixture of both। who knows? we don't know ना कि कौन से टाइप का क्लोरीन का आइसोटोप हमें मिल रहा है। वी नेवर नो। इसीलिए हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया एवरेज एटॉमिक मास का। सो व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन? या इट इज 35.5। एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड? सो 75% क्लोरीन का मास कितना होता है? 35। और 25% क्लोरीन का मास कितना होता है? तो हमने 75% 35 का ले लिया और उसके साथ ऐड कर दिया 25% 37 का, और टोटल हमने इसको डिवाइड कर दिया 4। 4 क्यों डिवाइड? हाँ, 4 के साथ क्यों किया? बिकॉज दिस इज 3/4 पार्ट एंड दिस इज 1/4 पार्ट। 3/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स? तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट से डिवाइड कर दिया उसको, और इसको जब कैलकुलेट किया तो वी गेट 35.5। This is how 35.5 was calculated। So this is the average atomic mass of chlorine। So whenever you use any calculation, you have done it in previous chapter mole concept में 35.5 ही लेते हैं हम लोग, बट उसके पीछे का रीजन ये है। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरीन के क्या है ये? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। याद रखना है इसको। सो क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन फ्यूचर इन डिटेल, बट राइट नाउ यू शुड बी रिमेंबरिंग दीज 3 एग्जांपल्स वेरी क्लियरली। पहला क्या दिया मैंने? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, फिर कार्बन के 2 और क्लोरीन के 2। ठीक है? ऑक्सीजन के भी है 3। ऑक्सीजन 16 8, 17 8, 18 8। नहीं है नाम, नहीं है, सिर्फ वो हाइड्रोजन वाले में नाम थे। इसको कार्बन वाले को भी C14 ही बोलता है। तुम एक बार चेक करो, अगर एनसीईआरटी में तो डेफिनेटली नहीं दिया है, एस चांद में चेक करो एक बार। एस चांद है तुम्हारे पास? तुम लाए हो? देख लो एक बार, नाम दिया है क्या? मुझे नहीं लगता दिया है, देखो। क्लोरीन को तो नहीं देते। ठीक है, बाद में देख लेना, ये एप्लीकेशंस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आइसोटोप्स के यूजेस क्या है? आइसोटोप्स के भी अपने यूज होते हैं। आइसोटोप्स आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स सच एज मेडिसिन, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री।
Some important uses of isotopes are: number 1, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम यूज होता है। यूरेनियम इज न्यूक्लियर फ्यूल। ये यूरेनियम इज अ हैवी मेटल विच इज रेडियो एक्टिव। उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं विच आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। हिरोशिमा नागासाकी पता है, उसमें न्यूक्लियर वेपन से ही अटैक किया था यूएसए ने। सो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करके यूटिलाइज करते हैं। वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम के कुछ हैवी आइसोटोप्स का यूज होता है। सो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये पहला यूज है इसका। फिर कार्बन डेटिंग, मैंने अभी बताया था तुम्हें फॉसिल वाला एग्जांपल, वही सेम चीज है। ट्रेसर टेक्निक, radioactive isotopes are used in tracers in many processes in medicine, surgery, agriculture, industry, and chemistry. In this method, a small amount of radioactive isotopes is mixed and its movement is studied by measuring radioactivity in different parts. For example, in medical diagnosis, it is used to find out if blood is circulating to a wound or not. A small amount of radioactive isotopes is injected into the bloodstream. After suitable time gap, the blood from the wound is examined for its radioactivity. If no radioactive isotope is detected, it means that passage of blood is hindered or blocked. That means the body part needs surgery. क्योंकि वो ब्लड फ्लो अगर रुक गया तो वो बॉडी पार्ट डेड हो जाएगा, फिर उसको कट करना पड़ता है। तो उसमें ये ट्रेसर टेक्निक से पता लगाते हैं और उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डालते हैं बॉडी के अंदर। ऑल्दो इट इज वेरी हार्मफुल, बट द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच दे आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी, उसको यूज करते हैं। In treatment of diseases, some radioisotopes are useful in treatment of diseases, particularly in radiotherapy. Radiotherapy में रेडियो कोबाल्ट 60 का एक आइसोटोप यूज होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस ट्यूमर्स। यू नो दिस you want to sit? Why not here? तो जिसको कैंसर होता है उनको कीमोथेरेपी लेना पड़ता है। सो एक कीमोथेरेपी होता है, दूसरा होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट का यूज करते हैं, और भी आइसोटोप्स का यूज करते हैं, लेकिन कोबाल्ट बहुत फेमस है इसमें। वो कैंसरस ट्यूमर्स को जाके अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सो उसमें हेल्दी सेल्स भी बहुत सारे मर जाते हैं, इसलिए जिसका रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी होता है उसके बाल झड़ जाते हैं, उसकी स्किन पूरी पेल हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, बट वो कैंसरस जो टिश्यूज या सेल्स है वो निकल जाते हैं बॉडी से। आयरन 59 इज यूज फॉर डिटेक्टिंग केसेस ऑफ एनीमिया। आयरन 59 वो रेडियो आइसोटोप है आयरन का, उसको एनीमिया के केसेस, बॉडी में एनीमिया मतलब पता है, ब्लड की कमी होती है बॉडी में, दैट्स अ डिसीज। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आयरन 59 का आइसोटोप यूज होता है। ये तुम्हें लर्न करना है कैसे यूज होता है, इसके अंदर पढ़ना मत, नहीं तो डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। फॉस्फोरस 32 इज यूज्ड फॉर ब्लड कैंसर नोन एज ल्यूकीमिया, उसको ट्रीट करने के लिए। आयोडीन 131 इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। किसी को गॉइटर होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन 131 का यूज होता है। तो दीज आर द आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी मैंने तुम्हें। देन कम्स आइसोबार्स। आइसोबार्स आइसोटोप्स जैसा ही नाम है, कंफ्यूज मत होना, नाम याद रखना और उसका मीनिंग याद रखना। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोटोप्स में क्या था, एटम्स ऑफ, यहां पे एलिमेंट ही अलग है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। वहां पे क्या था आइसोटोप्स में, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर एंड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। यहां पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही क्योंकि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, रोल नंबर तो सेम हो नहीं सकते दो लोगों के, तो मास नंबर यहां पे सेम हो जाता है। और एग्जाम्पल इसका है
आर्गन और कैल्शियम। और ये क्यों ऐसा होता है ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ, बट पहले आर्गन आर्गन और कैल्शियम को ऑब्जर्व करो। कोई नंबर सेम दिख रहा है दोनों में? वो क्या है? दोनों का मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर आर्गन का क्या है और कैल्शियम का? बट ऐसा क्यों है? ऐसा है इसकी वजह से, नंबर ऑफ नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होना चाहिए। यस, दैट इज ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मैंने तुम्हें बताया था न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आर न्यूक्लियॉन्स। दोनों को ऐड करो कितना आता है? 40। यहाँ पे दोनों को ऐड करो कितना? So whenever the atoms of two different elements have got same number of nucleons, that is number of protons plus neutrons, they become isobars. तो यहाँ पे 18 प्लस 22 40 हो रहा है आर्गन में, और कैल्शियम में 20 प्लस 20 40 हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? आइसोबार्स, कजिन्स। वैसे ही और एक एग्जांपल है नियॉन और सोडियम। नियॉन में मास नंबर कितना है? 22। सोडियम में कितना है? लेकिन सोडियम में 23 होता है, तो ये 22 क्यों लिखा है? क्योंकि ये सोडियम का एक कोई आइसोटोप होगा जिसका मास नंबर 22 है। जनरली 23 वाला सोडियम फेमस है। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसके। एंड गुड न्यूज इज चैप्टर इज ओवर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने केमिस्ट्री सक्सेसफुली चैप्टर सिलेबस खत्म कर लिया। होमवर्क तो बहुत बचा है तुम्हारा। होमवर्क का क्या करोगे अभी ये बताओ मुझे। हम्म, मैंने क्या कब बोला था सिलेबस का, सॉरी, सबमिट करने के लिए? संडे को क्या सबमिट करना है? ये कब करोगे? 4A 4B? अगले संडे।